हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं व्याख्या सहित के हमने 18 वीडियो पढ़े हैं। 19वीं वीडियो का अध्ययन हम करेंगे। इस 19वें वीडियो में संधि से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के 352 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। 353वां प्रश्न पढ़ेंगे जो कि संधि से संबंधित ये प्रश्न है। वर्दी संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ए विश्ववाक्य नहीं है, विश्ववाक्य नहीं है, विश्ववाक्य वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, अपितु यह यण संधि का उदाहरण है। विश्ववाक्य नहीं है दोस्तों, शब्द है शिशुवाक्य। शिशुवाक्य वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। विश्ववाक्य वर्दी का है, मतैक्य और एकैक्य वर्दी संधि के उदाहरण है। शिशुवाक्य ये यण स्वर संधि का उदाहरण है जिसका विच्छेद बनता है शिशु धन एक के शिशुवाक्य। 354वां प्रश्न है, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा डी वी धन आप्त। व्याप्त का संधि विच्छेद वी धन आप्त है, ये यण संधि का उदाहरण है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई और री के बाद यदि कोई असवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले यह बन जाता है, ऊ के बदले वह बन जाता है और री के बदले र हो जाता है, जैसे स्त्री धन उचित, स्त्री उचित। तो व्याप्त में यण स्वर संधि है और यण स्वर संधि में यदि ह्रस्व दीर्घ ई और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है इनसे अलावा, तो ह्रस्व दीर्घ ई का तो बन जाता है हलंत वाला यह, ऊ का बन जाता है वह और री का बन जाता है र। इसे ही यण स्वर संधि कहते हैं। 395वां प्रश्न है, इति धन आदि इत्यादि ये कौन सी संधि है? तो डी यण स्वर संधि है। इति धन आदि इत्यादि यण स्वर संधि का उदाहरण है और यण स्वर संधि के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ह्रस्व दीर्घ ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ गया तो ई का बन जाएगा यह, ऊ से भिन्न स्वर आ गया तो ऊ का बन जाता है वह और री से भिन्न स्वर आ गया तो री का बन जाता है र। तो ऊ री और लरी, जब ई ऊ री लरी के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाता तो ई ऊ री लरी क्रमशः यह व र में बदले जाते हैं। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, सुधन आगत स्वागत, सुधन आगतम स्वागतम, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, लरिधन आकृति लाकृति। 396वां प्रश्न है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। उन्नयन में संधि विच्छेद है तो सही विकल्प है ए उत्धन नयन। उन्नयन में संधि विच्छेद उत्धन नयन है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि क च ट त प के बाद न या में आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदले जाते हैं। यण व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि क च ट त प के बाद में न व्यंजन या मैं व्यंजन आ जाता है तो क च ट त प ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे कि उन्नयन, उत्धन नयन, तो न के प्रभाव से तय अपने पंचम वर्ण न में बदल गया है। तय में हलंत है तो वहां पर भी न हलंत वाला ही प्रयोग में लिया गया है। 397वां प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सी विकल्प सही है, नय धन अक। नायक का संधि विच्छेद नय धन अक होगा। नायक में अयदि संधि होगी। यदि ए आई ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। व्यंजन संधि, स्वर संधि में अयदि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि में अयदि संधि किसे कहेंगे? यदि ए आई ओ आओ के बाद में इनसे अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाता है, इनसे अलावा कोई स्वर आ जाता है तो ए का तो बन जाता है आई का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है आओ और आओ का बन जाता है आओ। जैसे नेदन अन नयन, नेदन अक नायक,
पोदन अन पवन, पाउदन अन पावन आदि स्वर संधि के ये उदाहरण है। 398वां प्रश्न है, अनंत शब्द का सही विच्छेद होगा। तो बी विकल्प सही है, अनंत का अन धन अंत। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अन धन अंत होगा। इसमें व्यंजन संधि होगी क्योंकि इसमें व्यंजन न के पश्चात स्वर आया है। व्यंजन न तथा स्वर ए के बीच संधि होने पर अनंत शब्द बना। किसी व्यंजन के साथ अन्य व्यंजन अथवा स्वर के संयोग से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अन धन अंत, तो यहाँ पर व्यंजन के बाद में स्वर आया है तो वहां पर यदि व्यंजन में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। 399वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में यण स्वर संधि है। प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन अक्ष या ई ए के बीच संधि होने पर दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर यह हो जाने पर प्रत्यक्ष शब्द बना है। यण संधि का सूत्र है इको यणची। यदि ई उ तथा रे के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह और रे के स्थान पर र हो जाता है। यण स्वर संधि में क्या होता है कि यदि ई उ री के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई बदल जाता है ये में, जिसके नीचे हलंत लगता है, स्वर रहित होता है। उ बदल जाता है वे में और री बदल जाता है रे में। 400वां प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बी विकल्प सही है, दु है धन प्रकृति। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दु है धन प्रकृति। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद चय छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो दोस्तों विसर्ग संधि में यदि चय छ स के बाद में कोई विसर्ग होता है तो उस विसर्ग का भी स बन जाता है। यदि जैसे कि हमने पढ़ा भी दुष्प्रकृति, तो इसका विकल्प है दु है धन प्रकृति। तो यदि विसर्ग के बाद में यदि स्वर है, व्यंजन है और उनमें यदि कोई मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। वैसे दु है ये उपसर्ग नहीं होता है, दुर उपसर्ग होता है। दु है उपसर्ग नहीं होता है, दुर उपसर्ग होता है। 401वां प्रश्न है, प्रतिधन आरोपण का संधि बनेगा तो सी प्रत्यारोपण। इसमें यण संधि है। जब लघु दीर्घ ई उ री लरी के उपरांत कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री लरी के स्थान पर य व र ल हो जाता है। यण स्वर संधि में क्या होता है कि रस्व दीर्घ ई उ री लरी के स्थान पर य व र ल बन जाता है। 402वां प्रश्न है, दैत्य धन अरि है। दैत्यारिय एक उदाहरण है। कौन सी संधि का है? तो ये स्वर संधि का है। दैत्य धन अरि है। दैत्यारिय में दीर्घ स्वर संधि है। इसका सूत्र है अकय श्रवणे सवर्णी दीर्घ है। जब लघु या दीर्घ ए ई उ री के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि रसो दीर्घ ए आ ई उ के बाद में यदि दीर्घ स्वर ए आ ई उ समान वर्ण आ जाते हैं तो वो अपने दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। 403वां प्रश्न है, कह दन अपि। कह दन अपि संधि होगी तो डी विकल्प सही है, कोपी। कह दन अपि कोपी यदि विसर्ग से पहले और बाद में भी ए हो तो पहले ए और विसर्ग में से मिलकर ओ हो जाता है। बाद वाले ए का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। तो ये लुप्ताकार का चिन्ह है जिसे आप देख पा रहे हैं, ये लुप्ताकार का चिन्ह है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में स्वर या
व्यंजन आने पर जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो हमें बताया गया कि यदि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में यदि ए आ जाता है तो पहले वाला विसर्ग और ए मिलकर के तो बन जाते हैं ओ, और बाद वाले स्वर यानी ए का हो जाता है लो। 404वां प्रश्न है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी विद्याधन अभ्यास। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्याधन अभ्यास। दीर्घ स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि में रसव दीर्घ ए आ मिलकर के आ बन जाते हैं, ई मिलकर के दीर्घ ई बन जाता है, उ मिलकर के दीर्घ उ बन जाता है। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, रविधन ईश रवीश, वधुधन उत्सव वधुत्सव। 405वां प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। यह दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ रसोई ए आ मिलकर के आ बन जाते हैं, ई मिलकर के दीर्घ ई बन जाता है, उ मिलकर के दीर्घ उ बन जाता है। जैसे हिमधन आलय हिमालय, नदीधन ईश नदीश, भानुधन उदय भानुदय। जब दो समान स्वरों का मेल होता है तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है, इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो डी व्यंजन संधि है। जगन्नाथ जगत धन नाथ व्यंजन संधि है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न में से हो तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि पहले क च ट त प है और उसके बाद में न या मैं आ जाता है तो न या मैं के प्रभाव से क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, जो कि ये क का पंचम वर्ण है, च का, ट का, त का और प का। उत्तधन मत उन्मत, तो मैं के प्रभाव से तय न में बदल गया है। चित्तधन मत चिन्मय, तो यहाँ पर मैं के प्रभाव से तय न में बदल गया है। 407वां प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। ए विकल्प सही है, उत्तधन योग। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्तधन योग। इसमें व्यंजन संधि है। जब किसी वर्ग का पहला वर्ग क च ट त प का मेल किसी स्वर या व्यंजन किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण जो कि घोष वर्ण है ग जय ड द भ या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द भ में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है क च ट त प और उसके बाद में यदि कोई घोष वर्ण है, घोष वर्णों में सभी स्वर आ जाते हैं, सभी वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण आ जाते हैं, तीसरे और चौथे वर्ण आ जाते हैं, पांचवा वर्ण इस नियम में लागू नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन जो कि य र ल व को कहते हैं आ जाते हैं, तो क च ट त प जो वर्ण हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे कि क बदल जाएगा ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाता है। जैसे सतधन भावना सद्भावना, तो त के बाद में भ घोष वर्ण आया है तो त भ के प्रभाव से अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदल गया है। 408वां प्रश्न है, शब्द धन अर्थ में संधि होगी। तो डी शब्दार्थ। शब्द धन अर्थ शब्दार्थ। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ए मिलकर के आ बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे छाटिए। तो यहाँ पर जो डी है मकर, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। कैसे? मकर शब्द मछली का पर्याय है, मकर यानी मछली होती है, जबकि भुजंग विस्तर अहि तीनों शेष नाग का पर्याय है।
शेष के अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: नाग, नागराज, नागेश, उरग, पन्नग। यानी यहाँ पर जो भुजंग, अहि, विस्तर, नागराज, नागेश, उरग और पन्नग ये सांप के पर्यायवाची हैं, लेकिन मकर सांप का पर्यायवाची नहीं होता है। मकर यानी मछली होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो डी, तल्लीन में व्यंजन संधि है। तल्लीन, तत् धन लीन। जबकि परमाणु में परम धन अणु, शरणार्थी में शरण धन अर्थी, कारावास का कारा धन आवास, इनमें दीर्घ स्वर संधि है। तल्लीन में व्यंजन संधि है। 411वां प्रश्न है, देवालय का संधि विच्छेद होगा। तो देवालय का संधि विच्छेद होगा देव धने आलय। देवालय का संधि विच्छेद होगा देवधन आलय। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अन्य उदाहरण है विद्याधन आलय, विद्यालय, महाधन आत्मा, महात्मा। छात्रावास में कौन सी संधि है? तो छात्रावास में दीर्घ स्वर संधि है। छात्रावास में दीर्घ स्वर संधि है। छात्रधन आवास। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। 413वां प्रश्न है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बी विकल्प सही है, उत धन लंघन। उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा उत धन लंघन। इसमें व्यंजन संधि है। 414वां प्रश्न है, निराकार का संधि विच्छेद होगा। तो विकल्प ए सही है, निह धन आकार। वैसे बनना चाहिए था इसका निर्धन आकार। निर उपसर्ग होता है, निय कोई उपसर्ग नहीं होता है। निराकार का सही संधि विच्छेद होगा निह धन आकार। इसमें विसर्ग संधि है। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रे आए तो ई उ दीर्घ ई उ हो जाता है, बदल जाता है। विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाता है। तो विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग से पहले यदि दीर्घ ई उ है और बाद में र है तो दीर्घ ई उ रस्व। विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग से पहले यदि रस्व ई उ है, विसर्ग से पहले रस्व ई उ है और बाद में रे वर्ण है, व्यंजन है, तो रस्व ई उ दीर्घ ई उ में बदल जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। 415वां प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो बी विकल्प रामाधार दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। रामाधार, रामधन आधार दीर्घ स्वर संधि है। रमेश, रमाधन ईश गुण स्वर संधि है। प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर यण स्वर संधि है। उल्लंघन, उत्तधन लंघन व्यंजन संधि है। 416वां प्रश्न है, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, ये स्वर संधि कौन सी है? तो यह है गुण स्वर संधि। यदि ए आ के बाद में ई या ई आए, उ या उ आए और री आए तो दोनों मिलकर के क्रम से ए ओ अर हो जाता है, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। यदि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ए आ के बाद में ई आ गया तो बन जाएगा ए आ के बाद में यदि उ आ गया तो बन जाएगा ओ, ए आ के बाद में यदि री आ गया तो बन जाएगा अर। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवधन इंदर, देवेंद्र, देवधन ईश, देवेश, देवधन ऋषि, देवऋषि। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 417वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, अनंत की सही संधि होगी। तो ए विकल्प सही है, अन धन अंत। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत। इसमें व्यंजन संधि होने पर अनंत रूप बनेगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? कि जब विसर्ग से या तो स्वर का मेल हो या फिर व्यंजन का लोप हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो दोस्तों, ये हमने संधि से संबंधित प्रश्न पढ़े। आपके जितने भी साथी लोग हैं जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एग्जाम में हिंदी से संबंधित सिलेबस जोड़ा गया है, तो आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से उनके पास अवश्य भेजें, सेंड करें, ताकि निःशुल्क कक्षाओं का सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद।